हेलो, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जिधर भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने इटालियन यूनिवर्सिटी के साथ फ्रेंच यूनिवर्सिटी की भी मैंने प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दी है। मैं ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना चुका हूँ और इस वीक के अंदर 3 से 4 और डिफरेंट यूनिवर्सिटी की मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा, ताकि आप लोग इटली के साथ-साथ फ्रेंच यूनिवर्सिटी को भी देख लें। वीडियो के साथ-साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मेन टॉपिक है, उस पे मैंने वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को मुझे पहले अपलोड करना चाहिए था, लेकिन मैंने एक यूनिवर्सिटी की वीडियो अपलोड की है उससे पहले। अभी उसके बाद ये वीडियो अपलोड करूँगा ताकि आप लोगों को जो चीज़ें क्लियर हो जाएँ, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें फ्रांस में डिफरेंट है इटली की निस्बत या बाकी कंट्रियों की निस्बत। तो इसलिए मेरे ख्याल में आप लोगों को उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। पिछली जो वीडियो मैंने अपलोड की है फ्रांस की सेंट्रल नैंथिस यूनिवर्सिटी की, उसमें मैंने आपको बताया था M1 M2 क्या होता है, लेकिन अभी भी मेरे ख़्याल में मैं उसको इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो लिहाज़ा मैंने अब सोचा है कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि बेसिकली होता है क्या चीज़ है। और मैंने इस पे एक प्रॉपर एक एक वर्ड की फ़ाइल तैयार की है और मैंने कोशिश की है ये सारी चीज़ों को एक अच्छे तरीके से इसमें मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर सकूँ। और ये सारी चीज़ें मैंने कुछ रिसर्च भी की है। इसके साथ-साथ मैंने एक स्टूडेंट से मैंने बात की थी, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन उससे ली है, ताकि आप लोगों को इसके बारे में पता हो। चलें वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करना भूलना। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, क्योंकि पोलैंड, इटली और फ्रांस की यूनिवर्सिटी के आजकल एडमिशन्स ओपन है, तो मैं इनको सबको टारगेट कर रहा हूँ। और मैं अपना प्रॉपर एक टाइम निकाल के कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं फ्री हूँ, तो मैं आपको जितनी ज़्यादा मैक्सिमम हो सके वीडियो अपलोड करूँ, ताकि किसी तरह की देर ना हो और आप लोग अच्छे से जल्द अप्लाई कर सकें। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था M1 M2 होता क्या है, और ये आप लोगों के लिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा दोनों चीज़ें। आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपने किधर अप्लाई करना है, आपने M1 में करना है कि आपने M2 में करना है। इसके बाद मास्टर के बाद आपके पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। आपको क्या फ्रांस जॉब सीकर वीज़ा देता है, और इसके बाद एंड पे थोड़ा सा मैं टच आपको PR और नेशनलिटी के बारे में भी दे दूंगा। ठीक है, तो आइए जी वीडियो करते हैं स्टार्ट। फ्रेंच यूनिवर्सिटी में जो मास्टर होता है वो बेसिकली 2 तरह का होता है। बेसिकली ये मास्टर 2 तरह का मैं ये होती एक ही चीज़ है, मैं इसको 2 इस तरह कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से, आप इंडिया, बांग्लादेश जहाँ से भी आ रहे हो, आप लोगों ने मास्टर किया होता है। उनके लिए क्या सीन है? तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं M1 को। बेसिकली M1 वो चीज़ होती है जो कि एक नया बंदा पाकिस्तान से, इंडिया से आया है, उसने कभी ज़िंदगी में मास्टर नहीं किया, तो वो जब अप्लाई करेगा तो वो M1 में अप्लाई करेगा, वो कभी भी M2 में अप्लाई नहीं कर सकता। आपने रिसेंटली बैचलर किया है या जब भी बैचलर किया है, बैचलर करने के बाद आप लोगों के पास मास्टर की डिग्री नहीं है, आप फर्स्ट टाइम लाइफ में मास्टर कर रहे हो, तो इसके लिए आप लोग M1 को टारगेट करोगे। M1 जो होता है वो 1 साल का होता है। एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं एंड पे आपको स्कॉलरशिप के बारे में भी थोड़ा-सा बताऊँगा। इसके लिए मैं अलग से स्कॉलरशिप पे वीडियो बनाऊँगा, लेकिन इधर मैं आपको ज़रूर थोड़ा-सा बताऊँगा स्कॉलरशिप के बारे में। आप लोगों ने जब M1 में अप्लाई कर दिया, बेसिकली M1 होता क्या है? M1 जो होता है वो 1 साल की डिग्री होती है, और 1 साल में भी मैं इसको ये कह लें, आप तकरीबन 10th मंथ की डिग्री है, 9 से 10 मंथ की डिग्री है। और इसमें जो फर्स्ट 4 एंड हाफ मंथ, जो 5th मंथ होते हैं, उसमें सारा कोर्स वर्क होता है। आपको मोस्टली एडवांस कोर्सेज़ के बारे में, इधर-उधर कोर्सेज़ के बारे में डिग्री के मुतालिक पढ़ाया जाता है। और उसके बाद आप लोगों को जो अगले 5th टू 6 मंथ होते हैं, वो होती है आपकी इंटर्नशिप। M1 में आपको पहले 6 मंथ में 6 मंथ होते नहीं हैं, क्योंकि अब अगर उसमें हम सारी हॉलीडेज़ निकाल दें, तो पीछे वो 4 मंथ ही बचते हैं, 4 एंड 4 हाफ मंथ बनते हैं। तो इसलिए वो छुट्टियाँ वगैरह मिला के हॉलीडेज़ को इंक्लूड करके वो 6 मंथ पूरे हो जाते हैं, तो इसलिए मैं इसको 4 मंथ कंसीडर कर रहा हूँ। 6 मंथ के बाद जो नेक्स्ट 6 मंथ होंगे वो आपके इंटर्नशिप्स के होते हैं। अब इंटर्नशिप्स होती क्या है ये मैं बताता हूँ, आपने कैसे लेनी है ये मैं आपको आगे बताऊँगा कि इस पे आपको क्या फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ ये कि जब आप लोग M1 में एनरोल हो जाओगे,
तो आप M1 के बाद नेक्स्ट ईयर जब आप M1 वाला फेज़ को कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आप M2 में जाओगे। M2 के लिए आपको यूनिवर्सिटी को कहना पड़ेगा जी बिल्कुल आप M2 के लिए भी एलिजिबल हो, आपका इरादा है, आपने M1 के साथ M2 के लिए जाना है, तो यूनिवर्सिटी एडमिशन के पास आपकी हर चीज़ पहली डॉक्यूमेंटेशन होगी, आप इनको इन्फॉर्म करोगे, बाकी इंटरनेशनल डिपार्टमेंट आपको ये चीज़ का पहले बारे में बता देगा, अच्छे से इन्फॉर्म कर देगा, फिर आप M2 में चले जाओगे। जब आप M2 में चले जाओगे, आप फिर 1 साल का आपका दोबारा से M2 होगा, ठीक है? और M2 के बाद सिंपल फिर आप 6 जैसे मैंने आपको बताया आपका कुछ कोर्स वर्क होगा और फिर आपकी इंटर्नशिप होगी जो भी है। उसके बाद आप लोग का M1 और M2 कंप्लीट हो जाएगा जिसे हम कहते हैं मास्टर आपका पूरा हो गया है। मास्टर पूरा होने के बाद जब आपने M1 भी कंप्लीट कर लिया है और M2 भी दोनों कंप्लीट कर लिए हैं, तो क्या होगा बेसिकली जब आपने M1 और M2 दोनों कंप्लीट हो जाएँगे, उसके बाद आप लोग जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो फ्रांस में, उसके बाद आप पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आपके पास दोनों ऑप्शन होंगे, दोनों ट्रैक होते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ़ आप फ्रांस आते हो और आपने 1 साल का मास्टर का M1 किया है और आप M2 नहीं करना चाहते या नहीं करना पा रहे, आपने नहीं दिला आपको करने को, तो उस सूरत में क्या होगा? बेसिकली इसमें फिर मैं आप ये कह लें कि आपका प्रॉपर आप छोड़ तो सकते हो M1 के बाद, लेकिन मैं इसको एक किस्म का मैं ये कह लूँ कि आपका ये मास्टर फुली कंसीडर नहीं होगा। और आप इस पे जॉब भी कर सकते हो। M1 के बाद आप जॉब कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, लेकिन आप पीएचडी नहीं कर सकते। ये प्रॉपर मैंने इस पे आपको एक बनाई है। M1 के बाद आप पीएचडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि पीएचडी फंडेड होती है। M1 के बाद आप लोग पीएचडी के लिए एलिजिबल नहीं होते। आपको इसके साथ M2 करेंगे, तो फिर ही आप पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन आप जॉब की तरफ जा सकते हो, जॉब का आपके पास ऑप्शन होता है क्योंकि आपने कुछ ना कुछ M1 में भी किया होता है और कुछ जगह आपकी बैचलर की बेस पे भी आपको जॉब मिल जाती है। ये तो था M1 के बाद क्या क्राइटेरिया है और M2 का क्या है। अब आ जाते हैं जी सॉरी M1 के बाद क्या होगा? M1 का मैंने आपको बता दिया है कि आप पीएचडी की तरफ नहीं जा सकते लेकिन जॉब की तरफ जा सकते हो, ठीक है? जॉब सीकर का मैं आगे जाके बताता हूँ आपको किसके बाद मिलेगा आपको। फिर आता है जी M2 क्या चीज़ है? बेसिकली ये भी एक मास्टर है। ये M2 उन लोगों के लिए है अगर आपने डायरेक्ट M2 में आना है, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है, जिन लोगों ने ऑलरेडी पाकिस्तान से या कहीं से मास्टर किया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पाकिस्तान से या किसी और जगह से मास्टर किया है, आप दोबारा मास्टर में अप्लाई आना चाहिए। मैं इसको M2 को भी फ़िलहाल मास्टर ही कंसीडर कर रहा हूँ, मैं मास्टर का नाम ही दे रहा हूँ। आपने दोबारा मास्टर करना है तो आप यूनिवर्सिटी को बोलोगे कि आपने जब अप्लाई करोगे एप्लीकेशन में लिखोगे कि आपके पास ऑलरेडी मास्टर है तो आपकी प्रॉपर आपके पास उसकी ट्रांसक्रिप्ट पहले मास्टर की डिग्री होगी आपने कुछ ना कुछ इसके रेलिवेंट कोर्स पढ़े होंगे तो वो यूनिवर्सिटी इस क्राइटेरिया के बाद आपको M2 में एडमिशन दे देगी मतलब ये है कि M1 आपका आपकी मास्टर की डिग्री ने उसके साथ कवर अप कर लिया है कि आपको M1 करने की ज़रूरत नहीं है जब आप M2 कर लोगे, उसमें भी सेम यही तरीका होगा। जैसे मैंने आपको बताया तकरीबन 10 माह का सेमेस्टर होता है। साल मैं इसलिए नहीं कह रहा 10 माह ही कह रहा हूँ और 10 में भी साढ़े 4 माह का तकरीबन 4 माह का आपको कोर्स वर्क करना पड़ेगा और अगले 5 से 6 माह आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी जो कि इंटर्नशिप ज़रूरी है। जब आपका M2 कंप्लीट हो जाएगा, ऑलरेडी एक मास्टर आपने पाकिस्तान से किया हुआ है, उसके बाद आप क्या करोगे? आपने M2 कर लिया, तो उसके बाद क्या हो गया आप पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और आप जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आपके पास दोनों ऑप्शन हो जाते हैं, खुल जाते हैं आपके पास। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि M1 के बाद क्या है, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ जॉब की तरफ जाओगे। लेकिन M2 के बाद क्योंकि M1 आपके पास ऑलरेडी होता है, तो आप दोनों तरफ जाओगे, जॉब जा सकते हो। आप पीएचडी पे भी अप्लाई कर सकते हो और आप लोग उस पे जॉब पे भी अप्लाई कर सकते हो। अब आता है कि जी क्या कोई बंदा स्टूडेंट पाकिस्तान से आया है तो उसको क्या करना चाहिए? कोई भी स्टूडेंट जब पाकिस्तान इंडिया से आता है तो मैं हमेशा उसको रिकमेंड करता हूँ वो M1 में आए क्योंकि अगर आपके पास ऑलरेडी मास्टर है भी तो उसको आप ना बताओ यूनिवर्सिटी को अगर बताना भी है तो फिर भी उनको बोलो कि आपने M1 में जाना है क्योंकि फ्रेंच यूनिवर्सिटी का एजुकेशन सिस्टम इतना तगड़ा है और इतना मुश्किल है, इतना अच्छा सिस्टम है कि आप लोगों को वो इस तरह फिर कंसीडर करते हैं कि जिस तरह इस बंदे को एक ये बंदे ने मास्टर किया हुआ है और ये M2 में आ रहा है, इसको M1 की हर चीज़ का पता होगा। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कंप्यूटर साइंस की है और मैं जब इधर आऊँगा, M2 में आऊँगा, तो वो मुझे इस तरह लेके ट्रीट करेंगे जैसे मुझे कंप्यूटर साइंस के मुतालिक मुझे बेसिक से भी ज़्यादा एडवांस चीज़ों का पता है। मुझे डाटा साइंस फॉर एग्ज़ाम्पल मशीन लर्निंग का पता है। आप सबको पता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम इतना तगड़ा नहीं होता
और हमें वो चीज़ों का नहीं पता होता, तो M2 में आने के बाद मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है, या तो वो पास नहीं कर पाते या उनको बहुत मुश्किलात होती हैं, उनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, फिर जाके पास करना पड़ता है, क्योंकि हमारी उस तरह की पीछे से बेस नहीं अच्छी बनी होती। तो लिहाज़ा जो स्टूडेंट हमारे रीजन से, एशिया से आते हैं, मैं उनको ये रिकमेंड करूँगा कि वो M1 में आएँ और M1 के कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट ईयर वो M2 में फिर मूव हो, ताकि उन दोनों चीज़ों का पता हो। फिर M2 के बाद M1 और M2 के बाद फिर वो, या दोनों आपके पास ऑप्शन होंगे, या जॉब की तरफ जाएँ या पीएचडी की तरफ जाएँ, दोनों आपके पास ऑप्शन हो जाते हैं। कभी भी आप लोग डायरेक्ट M2 में ना आएँ, या तो आपके पास बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग नॉलेज हो, फिर आप M2 में डायरेक्ट आएँ, वरना ना आएँ। और M1 कंप्लीट करके भी ना छोड़ें, ये भी मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग सिर्फ M1 को करें और इसको छोड़ दें, ये भी मैं कभी आपको प्रेफ़र नहीं करूँगा। फिर आ जाते हैं जी जॉब अपॉर्च्युनिटी। जैसा मैंने आपको बता दिया है कि जब आप सिर्फ M1 करोगे तो सिर्फ आप लोग जॉब की तरफ जा सकते हो, पीएचडी की तरफ नहीं जा सकते, ठीक है? मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें नोट करके लिखी हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। उसके बाद M2 का मैंने बता दिया, पीएचडी, जॉब दोनों की तरफ जा सकते हो, ठीक है? और M1 के बाद आप M2 में मूव हो सकते हो। कभी भी आप M2 के बाद M1 में वापस रिवर्स नहीं हो सकते। ये बात आप नोट दोबारा से बता देता हूँ। M2 के बाद M1 में दोबारा रिवर्स नहीं हो सकते। M2 कंप्लीट करने के बाद M1 कंप्लीट करने के बाद आप M2 में जा सकते हो। आप यूनिवर्सिटी को बताना पड़ेगा, आप 1 साल के पास करने के बाद आप M2 में भी इंटरेस्टेड हो। ये भी पॉसिबल है कि आप M1 एक यूनिवर्सिटी से कर लो और M2 आप किसी और यूनिवर्सिटी से कर लो। ये भी पॉसिबल होता है कि आप दोनों डिफरेंट यूनिवर्सिटी भी M1 और M2 कर सकते हो। जब आप कर लोगे फिर आप दोनों चीज़ें, तो फिर आपके लिए वही, आपके लिए मार्केट बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। अब आ जाते हैं, थोड़ा-सा मैं आप लोगों को इसके बेनिफिट बता दिए मैंने। मैं थोड़ा-सा अब आपको इस यहाँ पे पीआर का बता देता हूँ, पीआर के मुतालिक, ठीक है? पीआर क्या चीज़, बेसिकली पीआर से पहले मैं आपको ना ये बता दूँ कि ये पीआर की एलिजिबिलिटी क्या होती है। बेसिकली जब आप M1 और M2 करते हो, तो आपके लिए पीआर के रास्ते भी थोड़े से बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं, ठीक है? क्यों होते हैं ये मैं बता देता हूँ। फ्रांस में अभी जो पीआर का रूल है वो ये है कि आपको 5 ईयर लीगली रहना पड़ेगा, फिर टैक्स देना पड़ेंगे। जॉब के बाद, स्टडी के बाद आपको जॉब करनी पड़ेगी, आपको आपके टैक्स टैक्स की डिक्लेरेशन वगैरह होती हैं, आपको देनी पड़ती हैं। प्रीफेक्चर इनका अदारा है। प्रीफेक्चर होता है बेसिकली जिस तरह हमारा नादरा है पाकिस्तान में। जो कि हमें आईडी कार्ड देता है, हर चीज़ फराहम करता है। इधर इनके ये कह लें कि इनका प्रीफेक्चर है, वहाँ पे आपको प्रॉपर 5 साल बाद देना पड़ता है, फिर आप पीआर के लिए एलिजिबल होते हो। जब आपकी डिग्रियाँ 2 यहाँ से हो जाती हैं ना, उसके बाद जब आप यूरोपियन कंट्री से डिग्री करते हो, तो आपके लिए बहुत रास्ते खुलते हैं। रास्ते से मतलब ये है कि 80% वो कंट्री की कोशिश होती है कि आपको उस कंट्री में जॉब ऑफ़र हो जाए, और हो जाती है 99% जब आप लोगों का मास्टर अच्छा हो या आपकी डिग्री अच्छी हो। जब आपका मास्टर हो जाता है, जब आपको जॉब मिली, तो मतलब आप दोनों फेज़ से गुज़र के गए हो, तो आपके लिए पीआर का रास्ता बहुत ईज़िली आसान हो जाता है, आपको इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप M1 और M2 करते हो, तो इसके लिए आपके पास पीआर आपके लिए ईज़ी हो जाती है। ईज़ी किस लिए हो जाती है? इसका थोड़ा-सा ड्यूरेशन भी शॉर्ट हो जाता है। ये बात मुझे अभी प्रॉपर कन्फर्म नहीं है, लेकिन जस्ट मैंने अभी वो स्टूडेंट से जिसका मैंने आपको स्टार्ट पे बताया है, मैंने वो जब स्टूडेंट थे मैंने उनसे भी कन्फर्म किया है, और उन्होंने भी मुझे इस चीज़ की कन्फर्मेशन दी है कि बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अभी तक मैंने इसके बारे में खुद थोड़ा-सा नहीं कहीं से पढ़ा, लेकिन अभी आने वाले दिनों में मैं आपको बता दूँगा, क्योंकि जब इसके लिए हम अप्लाई करेंगे मैं इस पीआर के लिए, तो मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊँगा कि ये चीज़ ठीक है कि नहीं है। तो लिहाज़ा इसके बारे में मुझे कन्फर्म नहीं है अभी कि क्या वाक़ई इससे ड्यूरेशन शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि मैंने 2-3 स्टूडेंट से बात की, उन्होंने कहा ये वाक़ई हो जाता है। अगर M1 M2 करते हो तो आपको 5 ईयर नहीं रहना पड़ता, उससे पहले भी आप पीआर के लिए अप्लाई के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन थोड़ी-सी उसके लिए शराइत डिफरेंट है, वो आप पूरी करो, तो आप उसके बाद पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आ जाते हैं पीआर के क्या रूल हैं, क्या चीज़ें हैं, वो अलग बात है, वो आप लोग मैं आपको अभी बता दूँगा, उसके लिए आपको क्या सीन है, ठीक है? आपको लैंग्वेज चाहिए होती है। और एक और बात, जब आप M1 और M2 कर लेते हो दोनों, या सिर्फ़ आप M2 भी कर लेते हो, अगर आपके पास पीछे से बहुत अच्छा नॉलेज है, आपने M2 भी कर लिया, तो फिर बात ये है कि आप लोगों के पास, अगर आप इसकी तरफ जाते हो जॉब की तरफ, अगर आपके पास अच्छी जॉब है, अगर आपके पास पीएचडी बहुत अच्छी है, फंडिंग अच्छी है, तो इसके लिए आपके पास और अच्छे ऑप्शन निकल आते हैं यहाँ पे। आपके पास स्पेशल कैटेगरी के वीज़े होते हैं, यहाँ पे ब्लू कार्ड जिस तरह होता है, इस तरह के आपके पास यहाँ पे कार्ड कन्वर्ट हो जाते हैं। ब्लू कार्ड क्या है, वो मैं कभी आप मुझे कहेंगे तो मैं उस पे वीडियो बनाऊँगा कि ब्लू कार्ड होता क्या है, बेसिकली इसके क्या बेनिफिट हैं।
ठीक हो गया। अब आ जाते हैं जॉब सीकर वीज़े के बारे में। जॉब सीकर होता है क्या है? जॉब सीकर बेसिकली वीज़ा होता है कि जब आप किसी भी कंट्री में मास्टर या बैचलर करते हो या पीएचडी करते हो, तो वो कंट्री आपको कुछ ड्यूरेशन का जॉब सीकर वीज़ा देता है। उसका मतलब ये होता है कि आप उस ड्यूरेशन में जॉब को ढूँढें। जॉब को ढूँढने के बाद अपनी आप अगर स्टडी के बाद जॉब पे अप्लाई करें और फिर जो भी आपका प्रोसीजर है वो साथ-साथ चलता रहेगा, जॉब करें, जो मर्ज़ी करें। ये जो फ्रांस है, ये हम पाकिस्तानियों को जो जॉब सीकर वीज़ा देता है, वो अप्रॉक्सिमेटली 1 साल का देता है। अप्रॉक्सिमेटली इंडियन ऐसे लोग हैं जिनको वो 2 साल का इंडिया का फ्रांस के साथ कुछ तरह का कुछ एग्रीमेंट है, तो इंडियंस को वो 2 साल का जॉब सीकर वीज़ा देता है और एक पाकिस्तान को 1 साल का देता है। और इस साल के अंदर आपने जॉब ढूँढनी होती है, जॉब ढूँढ के जो भी जॉब वालों से आपने अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सारे डॉक्यूमेंट लेके आपने प्रीफेक्चर में दोबारा कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं और फिर जो अगला कार्ड होता है, वो उसकी ड्यूरेशन भी ज़्यादा होती है, फिर आपको अगला कार्ड मिल जाता है जो कि जॉब के सर पे होता है। और फिर अ, जॉब के बाद साथ-साथ चलते रहते हैं, टाइम के साथ-साथ आप लोग लैंग्वेज वगैरह भी करते हो, अगर आप लोगों ने करनी है, आपका परमानेंट प्लान है रहने का, फिर आपका वो टाइम आता है 2-3 साल बाद, 4 5 साल बाद आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वो जो भी सीन है, वो बात की बात है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो कि मेन चीज़ है, वो ये है कि पीआर के बाद पीआर का जो मैंने जैसे बताया कि टर्म शॉर्ट हो जाती है। अगर आपके पास M1 या M2 है या मास्टर आपने M1 पाकिस्तान से ऑलरेडी किया हुआ है या किया हुआ है, आप M2 आपने यहाँ से फ्रांस से कर लिया है। उसके बाद कुछ यहाँ पे हाई स्किल्ड प्रोग्राम होते हैं, ठीक है? उसकी बेस पे भी आपको जल्दी आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जिस तरह मैंने आपको ब्लू कार्ड का बताया है, ब्लू कार्ड पे भी आप यूरोप में जल्दी फ्रांस में मैं अभी फ़िलहाल फ्रांस की बात कर रहा हूँ, फ्रांस में जल्दी आपको पीआर के चांसेस हो जाते हो, जल्दी आप इसके एलिजिबल हो जाते हो। फिर एक फ्रांस की कैटेगरी टैलेंट पासपोर्ट, मेरे पास जिस बेस पे अभी मैं फ्रांस में हूँ, मैं अभी हूँ तो पोलैंड में, लेकिन फ्रांस की जिस बेस पे मेरे पास जो एक बुनियाद है, वो मेरे पास टैलेंट पासपोर्ट ही है फ्रांस का। तो इसकी बेस पे एक इसके बाद आपको ये भी मिल सकता है, आपको फ्रांस का टैलेंट पासपोर्ट, और इसकी भी रिक्वायरमेंट यही है कि अगर आपके पास अच्छी जॉब हो, ठीक है, या आपके पास अच्छी पीएचडी आपको जल्दी मिल जाती है, तो इस सब की चीज़ पे आपको 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 ये टैलेंट पासपोर्ट मिल जाता है और आप बहुत करीबी बहुत जल्दी से तेज़ी से नेशनैलिटी की तरफ भी जा सकते हो। ये सारे टॉपिक अलग से है, कभी मैं इस पे अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, ठीक है? इस पे मेरा ख्याल एक वीडियो क्या मैं 10 वीडियो बना दूँ, आपको थोड़ी लगेंगी। अभी मेन हमारा टॉपिक है वो है जी M1 और M2 आपने क्या है। तो इन शॉर्ट ये है कि अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हो या एशिया से आ रहे हो, तो आपने कोशिश करनी है कि M1 में आना है और M1 के बाद फिर अगले साल आप M2 में मूव हो गया, अपने M2 में जाना है। M2 के बाद फिर आपके लिए दरवाजे खुल जाते हैं, फिर आप बेशक जिधर मर्जी जाओ। अगर आपने पाकिस्तान या इंडिया जिधर से भी आ रहे हो, आपने ऑलरेडी मास्टर किया हुआ है और आपकी बेस बहुत अच्छी है, फिर आप M2 में अप्लाई कर सकते हो और फिर M2 के बाद आपके लिए दोनों बेस खुल जाती है। सिर्फ M2 M1 करने के बाद छोड़ना, ये मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता। इस तरह आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कम होती हैं और आपके लिए उस तरह ना सिर्फ आप जॉब की तरफ ही जा सकते हो, आप पीएचडी की तरफ नहीं जाते, क्योंकि ये कंप्लीटली मास्टर कंसीडर नहीं होता। ठीक है। अब आ जाते हैं, मैं थोड़ा-सा आपको स्कॉलरशिप का हिंट दे देता हूँ। फ्रांस में डिफरेंट तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं, बहुत डिफरेंट तरह की, काफ़ी ज़्यादा हैं। यूनिवर्सिटी की अपनी बेइंतहाशा होती हैं और इसके अलावा गवर्नमेंट की एफएल स्कॉलरशिप है। इसके अलावा बहुत स्कॉलरशिप है। मैं आपको सिर्फ आज 2 का इसलिए बता रहा हूँ जो कि हर यूनिवर्सिटी में होती है। होती तो एफएल स्कॉलरशिप भी हर यूनिवर्सिटी में है, गवर्नमेंट की अपनी, लेकिन मैं इनका इसलिए 2 बता रहा हूँ, दोनों के साथ मेरा एक्सपीरियंस गुज़रा है, ठीक है? मैं अपने किसी को जानता हूँ जिनको ये स्कॉलरशिप मिलती रही है, तो मैंने ये डाटा सारा उनसे कलेक्ट किया है, फिर मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली यूनिवर्सिटी में 2 तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं। एक होती है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप और एक डिपार्टमेंट स्कॉलरशिप। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको बताऊँगा कि आपको M1 में क्या मिलेगा और M2 में क्या मिलेगा। अगर आप लोगों को यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मिल जाती है, जिस तरह कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो आपको ऑटोमैटिकली कंसिडर कर लेती हैं, जैसे कि पेरिस सैक्ले एक यूनिवर्सिटी है बहुत टॉप लेवल की फ्रांस में। इसके लिए ये आपको यूनिवर्सिटी और यहाँ डिपार्टमेंट स्कॉलरशिप के लिए खुद ही कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन इनके पास कोई कोटा होता है कितने बच्चों को रखना है। जब आप लोग यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेट हो जाते हो, तो इसका जैसा मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल अभी मैं M1 की बात कर रहा हूँ। चले मैं M1 की कर रहा हूँ, चले मैं M1 या M2 की कर रहा हूँ। चले मैं M2 की कर लेता हूँ। मैं जी कहता हूँ जी आपने ऑलरेडी पाकिस्तान से M1 किया हुआ है और अभी आप M2 के लिए आ गए हो। M2 में आपका एडमिशन हो गया और आपको यूनिवर्सिटी ने 1000 आपकी स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेट हो गए हो। तो जो आपकी M2 की ड्यूरेशन है, जैसे मैंने आपको बताया, तकरीबन ये 9 से 10 माह बनते हैं, बाकी वो हॉलीडेज़ वगैरह मैं निकाल रहा हूँ।
ये 10 माह में आपको पर मंथ का तकरीबन 1000 यूरो मिलता है, ठीक है। M2 में 10 मंथ में आपको आपको 10,000 यूरो मिलेगा, क्योंकि हर माह यूनिवर्सिटी आपको देगी, वो यूनिवर्सिटी की मर्जी है वो किस तरह इंस्टॉलमेंट में आपको देती है, ठीक है। इसके साथ आपको, जैसे मैंने आपको बताया 10 मंथ होता है, 10 मंथ में तकरीबन मैं ये कह लूँ कि आपको 5 मंथ में का या 4 मंथ्स का आपका वो होता है कोर्स वर्क जो सारा आपने करना होता है, मैं आपको हॉलीडेज निकाल रहा हूँ, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5 to 4 मंथ का या 6 मंथ का वो मैं आपको 6 मंथ का, सॉरी, 6 मंथ्स का आपको इंटर्नशिप करनी होती है, ठीक है। और इस इंटर्नशिप में आपको क्या मिलता है, पहले आपको 10 माह की आपकी डिग्री होगी, 10 माह में यूनिवर्सिटी हर माह आपको 1000 देगी, वो इंस्टॉलमेंट पे डिपेंड करता है, मैं आपको जस्ट अभी ओवरऑल बता रहा हूँ क्या मिलेगा आपको। 10,000 आपको यूनिवर्सिटी देगी आपके पूरे 10 माह की M2 में। इसके साथ आपको, जब आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होगी तो यूनिवर्सिटी आपको 575 भी देगी। ये 2020-23 के स्टार्ट की बात है, जिस स्टूडेंट से मैंने डाटा कंडक्ट किया है उसने बोला कि तब उसको इतने मिलते थे, शायद अब थोड़े बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हों। मैं पैरासेक्ले की बात कर रहा हूँ, हर यूनिवर्सिटी में वो कह रहा था सेम ही चीज़ होती है। ये चीज़ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों को पता चले कि आपको मिलता क्या है, यानी कि आपको हर मंथ का ऑलमोस्ट, अगर आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मिलती है तो आपको ये चीज़ मिलेगी, ऑलमोस्ट आपको 1550 1500 आपको स्कॉलरशिप का मिलेगा। पहले ये जो पैसे हैं ये आपको 6 मंथ के मिलेंगे। फॉर एग्जांपल सितंबर में आपका स्टार्ट हुआ है आपका, मैं कहता हूँ मेरी डिग्री स्टार्ट हुई है, उसने ये भी बताया कि इंस्टॉलमेंट कब मिलती है, उसको मिलती थी सितंबर में उनका मास्टर M2 स्टार्ट हुआ था, तो यूनिवर्सिटी ने तकरीबन तकरीबन 2 मंथ्स के बाद उसको 3000 की, चले मैं इस वाले में बता देता हूँ, इसको स्टॉप करके अभी यहाँ से आपको कैसे पैसे मिले, ये तो हो गया M2 का, ठीक है। आपको इस तरह मिलेगी, फर्स्ट 10 मंथ आपको मिलेगी आपको 1000, और अगले और फर्स्ट 10th मंथ के साथ साथ आपको पहले 6 मंथ के बाद जब आपका कोर्स वर्क खत्म हो जाएगा आपको इंटर्नशिप के पैसे मिलेंगे, तो 1000 में प्लस 575 और ऐड हो जाएंगे। ये आपको मिलेगा स्टाइपेंड, जो कि 10 मंथ तक चलेगा, टोटल ड्यूरेशन होता है, उसके बाद आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कि आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप नहीं मिली, आपको मिलती है जी डिपार्टमेंट की स्कॉलरशिप मिल गई है, ठीक है। डिपार्टमेंट की स्कॉलरशिप में क्या होता है, मैं इधर भी चलो M2 की ले लेता हूँ। डिपार्टमेंट की स्कॉलरशिप में ये होता है कि टोटल 8000 आपको मिलना होता है, सेम वही 10 मंथ का मैंने जैसे आपको बताया है, 10 मंथ का होता है, उसमें कोई जिस तरह होता 1 ईयर का है, मैं उसमें से तकरीबन 2 साल 2 मंथ्स की हॉलीडेज निकाल रहा हूँ, मैं उसको निकाल रहा हूँ, निकालने के बाद वो 10 मंथ्स बचते हैं। 10 मंथ के बाद क्या होता है जी, 10 मंथ्स के बाद आपको, फॉर एग्जाम्पल सितंबर में आप लोगों का, मैं कहता हूँ जी आपका स्टार्ट हो गया डिग्री, तो मुझे ये स्टूडेंट ने बताया था जिससे मैंने सारा इन्फॉर्मेशन डाटा कलेक्ट किया है, उसने बोला 2 मंथ्स के बाद मेरी सितंबर में डिग्री हुई, और 2 मंथ्स के बाद ऑलमोस्ट नवंबर के स्टार्ट में मुझे यूनिवर्सिटी ने 3000 की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दी थी 8000 में से। उसके बाद क्या हुआ है जी, उसने बोला कि तकरीबन दिसंबर में ही क्रिसमस के एंड पे यूनिवर्सिटी ने मुझे 2000 की फिर इंस्टॉलमेंट दे दी है, ठीक है। उसके बाद उसने मुझे बताया कि सितंबर में मेरी क्लासें स्टार्ट हुई थी, उसके बाद दिसंबर में मेरा जो कोर्स वर्क है, जैसे मैंने आपको बताया, वो सारा थ्योरी वाला जो भी सिस्टम था लैब में शायद ख़त्म हो गई। जनवरी में उसने बोला कि मेरी यहाँ पे इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई थी। इंटर्नशिप क्या होती है, कैसे लेनी है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। फिर मुझे उसने बताया कि जनवरी में मुझे 575 यूरो भी मिलना स्टार्ट हो गए, ठीक है। मुझे 575 यूरो मिलने लग गए जनवरी से। ऊपर मुझे 2 इंस्टॉलमेंटें मिल चुकी हैं, ठीक है। 8000 में से मुझे 5000 मिल चुका है, तो साथ मुझे 3000 मेरा बाकी इधर से ऊपर रहता था। और जनवरी से मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई है, और मुझे हर माह यूनिवर्सिटी 565 देती है डिपार्टमेंट स्कॉलरशिप में। फिर उसने कहा मेरी जो डिग्री थी वो जाके ख़त्म हुई है ऑलमोस्ट जुलाई जून में, जो भी है जून में, तो फरवरी के बाद, फरवरी में भी उसको सेम इसी तरह उसको 575 दी है यूनिवर्सिटी ने। फिर उसके बाद आ जाते हैं मार्च। मार्च में उसने मुझे बताया कि जो मेरे 3000 बाकी रहता था, ऊपर से यूनिवर्सिटी ने मुझे इसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट दे दी, साथ मुझे जो हर मंथ 575 आता है, मुझे यूनिवर्सिटी ने वो भी साथ पे कर दिया, ठीक है।
और फिर उसके बाद इस तरह मार्च के बाद अप्रैल आता है। अप्रैल में उसने बोला कि मुझे वही दोबारा 575 की इंस्टॉल वो जो इंटर्नशिप के पैसे हैं वो मिले। इस तरह उसने क्या चलता रहा। फिर मुझे मेरी 6 मंथ की जब इंटर्नशिप कंप्लीट हुई है तो मेरी वो सारा का मेरा M2 कंप्लीट हो गया। ये तो था यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का और डिपार्टमेंट स्कॉलरशिप का। मैंने आपको कंप्लीटली बताया कितने मंथ्स का होता है, यूनिवर्सिटी का क्या-क्या पैसे होते हैं और किस तरह आपको यूनिवर्सिटी पे करती है। ये मैंने आपको पैरासैक्ले का बता रहा हूँ। विज्ञान यूनिवर्सिटी है, उसका भी ये है, ठीक है? विज्ञान यूनिवर्सिटी है, उसका भी ये सेम यही है। मोस्ट यूनिवर्सिटी का ऑलमोस्ट वो कहता है सेम ही तरीकाकार प्रोसीजर होता है। माइट भी वो इंस्टॉलमेंट थोड़ी सी आगे पीछे कर सकते हैं। अगर कोई यूनिवर्सिटी नवंबर में दे रही है, शायद वो आपको अक्टूबर में दे रही है, दिसंबर में दे रही है, वो जनवरी में ले जाए। इंस्टॉलमेंट का आगे पीछे हो सकता है। तो ये दो दो यूनिवर्सिटी के बारे में उसने मुझे बताया कि इनका तो कंफर्म है, बाकी यूनिवर्सिटियां भी सेम ही करती हैं। अब आ जाते हैं कि आपको इंटर्नशिप कैसे मिलनी है। कि मुझे ना मिली तो जब आपका थ्योरी वर्क कंप्लीट हो जाता है तो फर्स्ट 6 मंथ के बाद यूनिवर्सिटी आप सब के लिए, सब स्टूडेंट के लिए, बेशक वो M1 में है या M2 में है, उनके लिए इंटर्नशिप करना ज़रूरी है। अगर आप फॉर एग्जांपल हम M2 की एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर आप M2 में हैं तो आप लोग मास्टर कर रहे हो तो फर्स्ट 6 मंथ के बाद आपकी इंटर्नशिप करना ज़रूरी है। इंटर्नशिप के लिए आपने कंपनीज खुद ढूंढ ले तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसा कि मैं IT का बंदा हूँ जी, मुझे मैंने खुद ही अप्लाई किया है और मुझे IBM की तरफ से, IBM को सबको आपको पता होगा, IT वालों को ज़्यादा अच्छे से पता होगा, IBM की तरफ से, या मैं कहता हूँ HP, सबको पता होगा HP का। मुझे जी मैंने उनसे बात की है, मैंने इंटरव्यू दिया है, जो भी किया है, इनका अपना प्रोसीजर होता है सिलेक्शन का। मुझे उन्होंने हायर कर लिया है इंटर्नशिप के लिए। उनको आप जब वो यूरोप में मोस्टली जो आईटी कंपनीज होती हैं या किसी भी तरह कंपनीज होती हैं वो स्टूडेंट को ज़्यादा टारगेट करती हैं। उसकी रीज़न ये है कि उनको पता होता है ये स्टूडेंट है, हम इस पे थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे, इसको चीज़ें इनको सिखाएंगे तो ये कल को हमें अच्छी से अच्छी आउटपुट देगा और आपको डिग्री के बाद आपके जॉब के लिए चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं खुद जानता हूँ, मेरा कुलीग पोलैंड में जो कि मास्टर पे आया था, उनको यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल सेम उसको एज ए स्टूडेंट, एज ए इंटर्न ही हायर किया। हायर किसने किया? नोकिया ने। वो रोबोटिक्स का है, नोकिया ने उसको हायर किया। नोकिया ने उसको ड्यूरिंग जब तक वो स्टूडेंट था, नोकिया उसको पे करता था अच्छी खासी अमाउंट इंटर्नशिप में। जब उसकी आखिरी सेमेस्टर थीसिस में गया तो नोकिया ने उसको एज ए वर्किंग स्टूडेंट पे उसको वो ट्रांसफ़र कर दिया। 6 मंथ वो एज़ ए वर्किंग स्टूडेंट रहा। जैसे ही उसकी डिग्री हुई है, उसने मास्टर कंप्लीट किया, उसको एज़ ए प्रॉपर फुल ऑफिशियल नोकिया ने उसी रोल पे जॉब ऑफ़र कर दी और वो अच्छे खासे माशाल्लाह अभी इस चीज़ के वो सैलरी ले रहा है और उसके पास ब्लू कार्ड भी है और हर चीज़ अच्छे से कर रहा है। ठीक है? अब आ जाते हैं आईबीएम। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हम इधर, सॉरी बात हम कहीं और ले गए। तो बात ये है कि अगर आप इंटर्नशिप इधर करते हो तो यूनिवर्सिटी तो आपको पे करेगी करेगी। अगर आप किसी बाहर करते हो आउटसाइड ऑफ यूनिवर्सिटी तो ये कंपनीज भी आपको कुछ ना कुछ पे करती है। मतलब आप दोनों जगह से आपको पैसे मिल सकते हैं। यूनिवर्सिटी जो आपको 575 पे कर रही है, साथ कुछ कंपनीज भी आपको कुछ ना कुछ पे करती है। कुछ कंपनीज होती हैं जो कहती हैं हम भाई हम सिर्फ आपको इंटर्नशिप देंगे, हम आपको पे कुछ नहीं करेंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपने यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप करनी है तो पैरासाइक्ले में क्या था, पैरासाइक्ले में ये था कि मुझे उन्होंने बताया कि हमारे पास, उन्होंने हमें को तकरीबन 150 प्रोफेसर, डिफरेंट प्रोफेसर्स की प्रोजेक्ट्स की लिस्ट दे दी थी। उसके बाद प्रोफेसर हमारे पास खुद आते थे और हमारे हमें आके प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करते थे कि मेरे पास ये प्रोजेक्ट है तो आप लोग हमारे पास इंटर्नशिप करें। तो यूनिवर्सिटी तो उनको इंटर्नशिप के पैसे या डिपार्टमेंट तो दे ही रहा था, बाकी प्रोफेसर पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका प्रोफेसर अच्छा है, उसको पता है कि आप उसके साथ फुल कोऑपरेट कर रहे हो, ठीक है, तो उसके बाद प्रोफेसर भी आपको कुछ ना कुछ फंड देता है। प्रोफेसर भी आपको इस चीज़ के पैसे दे देता है, आपको अच्छी खासी अमाउंट साथ देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको, आप यूनिवर्सिटी के अंदर भी इंटर्नशिप कर सकते हो। पैरासाइक्लिंग ने कहता है हमें लिस्टें दे दी थी, तो हमने प्रोफेसर के साथ जब उनके साथ इन टच किया तो प्रोफेसर ने हमारी हमें क्लास में आकर बाकायदा प्रॉपर प्रेजेंटेशन दी कि मेरे पास ये प्रोजेक्ट है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, तो अगर आप लोग मेरी लैब में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बताएं। तो प्रोफेसर खुद आपके पास आते हैं और आपको उठा लेते हैं। अगर आपने और प्रोफेसर भी आपको पे करता है। अगर आपने प्रोफेसर के पास नहीं जाना तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप खुद भी बाहर को ढूंढ के कर सकते हो। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ जो मुझे इस चीज़ पे थोड़ी-सी अच्छी भी लगी है। मुझे उन्होंने ये भी बताया कि आप फ्रांस के बाहर भी इंटर्नशिप कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने मुझे बोला कि मुझे मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से बोला गया था कि मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कनाडा में जाके इंटर्नशिप करना चाह रहा था। तो मुझे मेरे डिपार्टमेंट ने, जैसे वो प्लांट साइंसेज़ के हैं, प्लांट साइंसेज़ के डिपार्टमेंट है पैरासाइक्ले में, उनकी बात बता रहा हूँ। मुझे मेरी यूनिवर्सिटी ने अलाउ किया था कि आप कनाडा में भी जाके कर लो, लेकिन जाके आपने खुद कंपनी ढूँढनी है, हम आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। आप जाएँ, लेकिन
हम आपको पे नहीं करेंगे। फिर वो आपको यूनिवर्सिटी ये पे नहीं करेगी क्योंकि ये आपको फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं और वो इसी चीज़ के पे करते हैं कि आप उनके मुल्क में रह के उनके उनके मुल्क में रह के आप सारा काम कर रहे हो, उन्हें कुछ ना कुछ दे रहे हो, कुछ सीख रहे हो, कल को उनके लिए कुछ करोगे भी, तो इस सूरत में देते हैं। जब आप आउट ऑफ कंट्री जाओगे तो फिर ये आपको पैसे नहीं देंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी आपको डॉक्यूमेंटेशन ये वो वीज़े के लिए, हर चीज़ के लिए सपोर्ट ज़रूर करेगी कि आप इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हो और आप कनाडा या अमेरिका या जिधर भी जाना चाह रहे हो, उधर जा रहे हो इंटर्नशिप के लिए। लेकिन आपको इस चीज़ के पैसे नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट कंपनी अगर आपको कुछ पे कर रही है, तो उसका यूनिवर्सिटी से कोई लेना-देना नहीं है, वो आप पैसे ले सकते हो। ये तो था आज की वीडियो। मैंने कोशिश की है मैं सारा इसको थोड़ी-सी वीडियो लंबी लेंथी ज़रूर हो गई है कि M1 के बारे में बताऊँ, थोड़ा-सा जॉब सीकर वीज़े के बारे में बता दूँ, पीआर के बारे में बता दूँ और स्कॉलरशिप के बारे में अच्छे से बता दूँ कि यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंटल स्कॉलरशिप होती क्या है। तो अगर आपको वीडियो लगी है अच्छी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि इस पे मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है और मैंने डाटा कंडक्ट किया है और अ, इसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है और अगर आपको वीडियो लगी है अच्छी तो दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आइंदा इस तरह की और अच्छी-अच्छी वीडियो लेके आता रहूँ आप लोगों के लिए। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा फ्रांस में अप्लाई करने से पहले इस यूनिवर्सिटी को आप लोगों ने ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर देखना है ताकि आप लोगों के डाउट क्लियर हो जाएँ कि ये M1 M2 होता क्या है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के कमेंट का जवाब दूँ और आप लोगों की जितनी हो सके हेल्प करूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।